नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। निकाय चुनाव का आज प्रथम चरण है। प्रथम चरण के लिए मतदान हो रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि प्रशासन काफी सख्त है। भाजपा के अलावा जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं उन लोगों को बिठाकर रखा गया है, उनको बिठा लिया गया है। इस तरीके की और तमाम खबरें आ रही हैं। कहीं छुटपुट वारदातें भी हुई हैं, फिरोजाबाद में भी हुई है और दूसरी जगहों पर भी हुई है। लेकिन इस समय जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जिस पर चर्चा करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो मेरठ के नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प हो चला है। उसका कारण है समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह, उनकी जो आपस की अंदरूनी लड़ाई है, आपसी मनमुटाव है। उसके चलते इसका फायदा किसको होने जा रहा है, किसको हो सकता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है इनकी आपसी, ये अब उजागर हो गई है, जग जाहिर हो गई है। कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोस वायरल हैं। वहाँ पर जो मेरठ शहर के मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, रफ़ीक अंसारी, इसके अलावा जो किठौर से विधायक हैं शाहिद मंजूर, और जो इससे पहले मेयर रही हैं सुनीता वर्मा, बाद में उनके पति योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। वो लोग, ये सारे लोग इस समय दूरी सी बनाए हुए हैं पूरे इलेक्शन से। कारण है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को समाजवादी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया है, उनको टिकट दिया है। इस बात से खासी नाराजगी पहले रफ़ीक अंसारी और शाहिद मंजूर वाले खेमे में रही, क्योंकि वो लोग अपने परिवार के लिए टिकट चाहते थे, अपने ही किसी सदस्य के लिए टिकट चाहते थे, अपने ही समुदाय में से किसी के लिए टिकट चाहते थे। लेकिन इन सब चीज़ों की अनदेखी करके, हालांकि रफ़ीक अंसारी एक वजूद रखते हैं समाजवादी पार्टी के लिए मेरठ में, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से भाजपा की लहर रही 2017 में, 2022 में, उसमें से, उस लहर में से मेरठ जैसे शहर की सीट निकाल ले जाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। कारण है बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का होना, जो एक धड़ा बन करके और उनके पक्ष में वोट देता रहा। तो जाहिर सी बात है और स्वाभाविक सी बात है कि वो कहीं ना कहीं इसका फेवर अपने लिए चाहते रहे होंगे, मांगते रहे होंगे। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ शाहिद मंजूर की। शाहिद मंजूर अपने आप में एक नाम है, कद्दावर नेता हैं, कितने बार विधायक रहे हैं। तो ये जो अनदेखी है ये कहीं ना कहीं बहुत महंगी पड़ती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी को। इसके अलावा योगेश वर्मा जो दलितों के नेता माने जाते हैं, हालांकि वो समाजवादी पार्टी में चले गए बीएसपी को छोड़ करके, उसके बाद भी उनकी एक पकड़ है अपने वोट बैंक पर। वो भी अच्छा खासा नाराज दिखे कल मुझे। और जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, उन लोगों का सभी का कहना है, अगर हम बात योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा की करें तो उन लोगों ने साफ कहा कि अतुल प्रधान और उनकी पत्नी सीमा प्रधान जिस तरीके से हम लोगों से दूरी बनाए हुए हैं, रोड शो करके लेके गए पल्लवपुरम जैसे एरिया में जहां पर उनका खुद का निवास स्थान है, वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सम्मानजनक बात नहीं है। सम्मान इम्पॉर्टेंट है। सम्मानजनक तरीके से ना उन्होंने हमें बुलाया, ना हमें पूछा, ना ही हम लोगों से कोई कांटेक्ट किया है। वो सब तरीके से अपने आप को ही बस आगे रख करके चल रहे हैं और सारे निर्णय भी खुद ही ले रहे हैं। पूरा चुनाव लगता है जैसे वो अकेले दम पर लड़ रहे हैं। ऐसा योगेश वर्मा का कहना है कि जहां सम्मान नहीं है हम वहां नहीं जाएंगे। और ठीक भी है, जो अगर अपने दम पर अतुल प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं, उनको किसी की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, तो फिर किसी को क्या ही पड़ी है कि जाकर के अपनी टांग बीच में घुसेड़े। इसके अलावा फिर अब बात करते हैं रफ़ीक अंसारी की। रफ़ीक अंसारी उनका कहना है कि हम अतुल प्रधान और सीमा प्रधान से किसी तरीके के कोई कांटेक्ट में हम नहीं हैं, ना ही उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया है, ना ही उनको हम लोगों की कोई सहायता चाहिए या मदद चाहिए। वो लोग अपने हिसाब से अपने दम पर मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, हमारे लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं का ही आदेशों का पालन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूती से लड़ा रहे हैं। सेम यही चीज़ शाहिद मंजूर ने भी कही। शाहिद मंजूर साफ
तरीके से बच के निकल गए पूरी चीज़ों से, जैसे मक्खन में से बाल निकल के चला जाता है। उन्होंने किसी भी चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा सब ठीक है, सब बढ़िया है, देख करके सोच करके समझ करके ही पार्टी ने प्रत्याशी दिया होगा, और हमसे तो कोई संपर्क किया नहीं है, और फिर मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों में उलझा हुआ था, तो मेरा तो कोई अभी इससे कुछ राब्ता हुआ नहीं है, ये वो। तो अब ये जो कुल मिला करके जो समाजवादी पार्टी से नाराज़गी है, रफ़ीक अंसारी हो, शाहिद मंसूर हो या योगेश वर्मा हो, अब ये अंदरूनी क्या चीज़ करेंगे, अपने वोट को किस तरफ जाने के लिए बोलेंगे, किस तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए कहेंगे, कहें भी या ना कहें उससे कोई इतना वो नहीं, लेकिन जो चीज़ें लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम मतदाता हो या फिर दलित मतदाता हो, वो वोट कहाँ जाएगा। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं इस बात का जो बेनिफिट है वो बीएसपी को चला जाए, बहुजन समाज पार्टी को चला जाए, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अगर फिर से अपना मन बना करके, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था कि पूरा का पूरा वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफ़र हो गया था, और प्लस उनका अपना खुद का जो दलित वोट बैंक है मेरठ का, वो तो खैर कहीं जाने वाला नहीं है। हाथी को छोड़ करके हाथी की सवारी ही वो करते आ रहे हैं और हमेशा करेंगे। तो अगर ये प्लस हो गया तो आप ये देखिए कि निश्चित रूप से मेरठ को एक बार फिर से बसपा का मेयर मिलेगा, क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई, आपसी कलह इस बात का सबूत है कि इनके अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, खास तौर पर मेरठ में। क्योंकि देखिए मनमुटाव जब हो जाता है, कोई किसी को बुला नहीं रहा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, तो इस बात का जो फायदा है वो निश्चित रूप से दूसरी पार्टी ले जाती है। और यहाँ पर इन दोनों मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाएगी। ना तो मुस्लिम मतदाता ना दलित मतदाता, ये जाएंगे डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी में ही। अगर मुस्लिम मतदाता ने समाजवादी पार्टी से अपनी नाराज़गी अंदर तक रखी और उसको वोट में बदलने की जब सोचा, तो उसने हाथी का निशान देख करके बटन दबाया, तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी को भी जा सकता है। क्योंकि अतुल प्रधान को उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट से वो मुझे नज़र आते हैं मेरठ शहर को लेकर के। ठीक है, वो मुद्दों पे बात करते हुए दिखे, मुद्दों पे बात होनी भी चाहिए, लेकिन जो चुनाव है, जिस तरीके का हमारे देश में चुनाव की एक कहना चाहिए एक रणनीति है चुनाव की, वो सिर्फ मुद्दों पर नहीं होती। अगर यहाँ पर हमारे देश में सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता तो वास्तव में फिर वही लोग चुन के आते जो काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं, और जनता के हित के लिए काम अगर किए होते तो दिखाई भी देते। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते, बच्चा नहीं है कोई यहाँ पर जिसको ये समझाने की जरूरत पड़े। ये जनता के हित से पहले अपना हित देखते हैं, ये सबको पता है। तो वो अतुल प्रधान जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं मेरठ शहर को लेकर के। ठीक है, उन्होंने सरधना को जीता और संगीत सोम को जैसे भाजपा के बड़े फायर ब्रांड नेता को हराया उन्होंने, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि सरधना का जो राजनीतिक गणित है वो दूसरी तरीके का है, और जो मेरठ शहर का गणित है मतदाताओं का वो दूसरी तरीके का है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अतुल प्रधान। शायद उन्हें अपनी पिछली बार की जीत का थोड़ा सा गुरूर हो गया है, थोड़ा घमंड हो गया है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, जो अगर मैं सरधना जीत सकता हूँ तो मेरे लिए फिर मेरठ की सीट भी मेयर के लिए हलवा है, मेरी पत्नी और मैं मिलकर के ये चुनाव जीत लेंगे। ना उन्होंने रफ़ीक अंसारी को पूछा है, ना उन्होंने शाहिद मंसूर साहब को पूछा है, ना उन्होंने योगेश वर्मा को पूछा है, ना पूर्व की जो मेयर रही हैं सुनीता वर्मा उनको पूछा है। किसी को ना पूछा है, ना किसी को भाव दिया है, ना किसी को सम्मान दिया है, और ना ही किसी को वो चाहते हैं कि इसमें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम मेरठ के इलेक्शन में बचा है। 11 मई को वहाँ पर वोट पड़नी है और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, सबको पता है। जब इतना कम टाइम रह गया है उसके बाद भी अभी तक जो वहाँ के दिग्गज नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के, वो ये बात कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम बचा है और आपसी मनमुटाव है और
ये किसी को पूछ नहीं रहे हैं, किसी को भाव नहीं दे रहे हैं, तो ये इतने से कम टाइम में अब ये क्या ही कर पाएंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी की जो कलह है इसके चलते अगर किसी को सबसे ज़्यादा इनके वोट का फायदा अगर होगा तो वो है बहुजन समाज पार्टी, निश्चित रूप से। क्योंकि वहाँ मुझे इस समय भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और दूसरे लोगों को वो ओवरलुक कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि सब ठीक है, योगी जी के और मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट तो मिलना ही मिलना है, इसलिए मेहनत मशक्कत करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे बिठाई चल के वोटर आएगा। और वो कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज़ में सही भी हैं एक तरीके से, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, जनता को फर्क नहीं पड़ता। वो जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो डेफिनेटली उनके पक्ष में जाएगा ही जाएगा। उनको कमल के फूल का बटन दबाना है, वो दबा करके आएंगे। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है दो लोगों का, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो ये जो है इनके लिए, हालांकि जो यहाँ पर सीधी टक्कर, सीधा मुकाबला यानी कि कांटे की टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से है तो वो बीएसपी से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अब दावे तो कोई कुछ भी कर ले, समाजवादी पार्टी को अगर के लोगों को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी है ही नहीं, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से बात करते हैं उनके अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंट झलकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट झलकता है कि हम जिस तरीके से नगर विधायक निकाला है इस तरीके से हम निकालें। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो समाजवादी पार्टी ने कभी भी कोई भी मेयर की सीट नहीं जीती है, जबकि बसपा का इतिहास रहा है मेरठ में, और ये इतिहास स्वयं को एक बार फिर से दोहरा भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और मुस्लिम मतदाताओं की खासी नाराजगी है समाजवादी पार्टी से, उनके खुद के नेताओं की नाराजगी है और जो लोकल लोग हैं उनकी नाराजगी है। अगर उनके बीच के लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देती तो हो सकता था कि परिणाम कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक तो ये नाराजगी, दूसरा फिर अतुल प्रधान का ओवर कॉन्फिडेंट होना और किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को शामिल ना करना, ना अपनी रैली में, ना अपने रोड शो में, ना अपने प्रचार में, किसी चीज़ में भी वो शामिल नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको पूछ रहे हैं, ना ही उनके पास जा रहे हैं, ना ही उनकी किसी तरीके की उनको मदद चाहिए। तो अपने अकेले दम पर ऐसा लगता है कि अतुल प्रधान पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका जो परिणाम है वो बदल भी सकता है, क्योंकि अतुल प्रधान का अपना खुद का बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई बहुत अस्तित्व जो है वो मेरठ शहर में है। क्योंकि जातीय समीकरण अगर आप देखें, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसको बार बार दोहराने से कोई वो फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, दलित मतदाता हैं, और इसके अलावा जो अंदर है वो वैश्य वोटर है, पंजाबी वोटर है, और गुजर भी है, थोड़ा बहुत जाट भी, सभी कुछ है मिला जुला। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो वहाँ जाएगा, जो बीएसपी का कोर वोटर है वो वहाँ जाएगा। अब बात बचती है सिर्फ मुसलमानों की कि मुसलमान किधर जाएगा मेरठ का। समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के मुसलमान, हालांकि बहुत साइलेंट है इस समय, कुछ बोल नहीं रहा है, अपने मन की बात वो किसी से कह नहीं रहा है, अपने पत्ते भी नहीं खोल रहा है, किसी तरफ इशारा भी नहीं कर रहा है। ये तो तब पता चलेगा जब ये काउंटिंग खुलेगी, काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्थिति बनी। लेकिन इस समय जो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, सारी चीज़ों को देख करके गणित लगा सकते हैं, वो यही है कि मुसलमानों की नाराज़गी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो वोट है ये ट्रांसफ़र हो सकता है बीएसपी में, और मुझे ऐसा लगता है कि होगा भी काफ़ी हद तक, जैसा कि पहले इतिहास रहा है। मुसलमान अपना वोट मेयर के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी को ही देता हुआ आया है। मेरठ शहर की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर, तो हो सकता है कि इस बार भी ये आपको फिर दोबारा से देखने को मिले। तो ये था, ये मेरे जहन में आया कि आप लोगों से इस बारे में चर्चा करूं कि समाजवादी पार्टी में अपना ही कुछ अंदर खाने जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपस में ही उनकी नहीं बन रही, क्योंकि जो प्रत्याशी है वहाँ मौजूदा उसमें और जो दूसरे कद्दावर लोग हैं जिनका अस्तित्व है समाजवादी पार्टी में,
उन लोगों से ही नहीं बन रही है आपस में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अकेले दम पर लड़ लें। इलेक्शन एक पूरा रण क्षेत्र है, पूरी एक रणभूमि है, एक युद्ध है जिसकी पूरी रणनीति बनानी पड़ती है, सब चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, पूरी बिसात बिछानी पड़ती है, मोहरे सेट करने पड़ते हैं, सब चीज़ें। वो अकेले किसी एक के दम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, चाहे वो छोटे लेवल का, फिर वो मेयर तो बहुत बड़ा इलेक्शन है। और कहीं ना कहीं देखिएगा ये अतुल प्रधान जिस तरीके से इन सब लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जो है महंगी पड़ेगी। ठीक है, मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वोटिंग मुद्दों पर भी होती है, सिंबल पर भी होती है, जाति समीकरण पर भी होती है, और हमारे यहाँ जाति समीकरण पर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। 13 मई को सबके सामने आ जाएगा कि क्या हुआ, किसने किसको कितनी इंपॉर्टेंस दी, किसका कितना जातीय कार्ड चला, ये सब कुछ पता चल जाएगा। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।